पंकज और मैंने अपने दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। पंकज बैंक मैनेजर थे और बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, हर संभव मदद भी करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 वर्षों बाद जब मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया तो उसके नामकरण के लिए मैंने परिधि नाम सुझाया। पंकज और रिधि की परिधि। तो पंकज प्रफुल्लित होते हुए बोले, यार तुमने तो बहुत बढ़िया नामकरण कर दिया। जैसे यह हम दोनों का रूप है उसी तरह इसके नाम में हम दोनों का नाम भी समाहित है। परिधि को प्यार से हम परी पुकारते। उसके जन्म के बाद मैंने दोनों परिवारों में मेल मिलाप कराने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रही। हम दोनों को दोनों तरफ से काफ़ी अपशब्द सुनाए गए। फिर पंकज ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, रिधि भविष्य में तुम इस बारे में कभी प्रयास नहीं करोगी और इस तरह दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप होने की उम्मीद पूरी तरह से समाप्त हो गई। फिर परी के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। परी बचपन से ही मधुर स्वभाव एवं कुशाग्र बुद्धि की थी। पंकज गर्व से कहते, रिधि हमारी परी जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज बुद्धि की है। मैं कहती, क्यों नहीं, जरूर बनेगी, उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। पंकज बोले, तुमने सही कहा, यह जो बनना चाहेगी हम उसमें उसको पूरा सहयोग देंगे। परिधि 9 वर्ष की ही हुई थी कि एक कार एक्सीडेंट में पंकज की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही परी का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मैं पापा को नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाए शांत करने का असफल प्रयास करती रही। अपनी परी के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। जाहिर तौर पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने स्वयं से प्रण किया कि मैं परी को उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और इतने सालों बाद आज मैं पंकज की बात याद करती हूँ। उन्होंने अपनी परी के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसके सहकर्मी विशाल से मैंने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी है। विशाल एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया है। वहाँ से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार व रविवार को परी की छुट्टी रहती है किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। साधारणतया मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौटती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर परी ने कॉफ़ी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मम्मा, साथ साथ कॉफ़ी पीने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही, लेकिन रोज़ तो मैं कॉलेज से लौटकर अकेले ही कॉफ़ी स्नैक्स लेती हूँ। मम्मा, कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे, वहाँ सभी चीज़ों पर सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर के पास भी जाना है। तेरे सारे गहने तैयार हो गए हैं, बस विशाल के लिए चैन और ब्रेसलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में परी ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर्स की थी। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा, इतने ब्राइट कलर्स मुझ पर बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं हैं, यदि पहनने लगेंगी तब आदत हो जाएगी, फिर अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा, मेरी वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से तू अपनी पसंद के निकाल देना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही तब और नए क्यों लेना। मम्मा, अब मॉल से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, 1-2 तो ले लीजिए, उसने आग्रह करते हुए कहा। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे? अपनी परी के लिए जीन्स टॉप सूट्स वगैरह ले लेंगे।
तू शादी के बाद भी साड़ी तो कभी कभी ही पहनेगी, उसने इतराते हुए कहा। मम्मा, अभी शादी में 4 महीने बाकी है, मैं तो कपड़े उसी समय लूँगी। अच्छा, तो लगेज सेक्शन में चल, वह सब अभी ले लेती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर ले चली। कई सालों से मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन से खुश होकर बोली, वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, और आप एकदम सादे व सिंपल ही पहनती है। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक़ था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक़ नहीं रहा, सो सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, अब आप वैसे ही रहेंगी जैसे पापा के सामने रहती थी। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की कई प्यारी भरी चुहले याद है। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा दिल पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गए थे। आप दौड़कर पापा के पास आकर पूछने लगी, क्या हुआ पंकज, आप ठीक तो हैं? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेज धड़क रहा है कि उसे हाथों से थामना पड़ रहा है। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा था, क्यों परी, मम्मा जंच रही है ना? मैंने कहा था, मम्मा तो हमेशा ही जंचती है, वैसे पापा आप भी कोई कम नहीं हैं। उन्होंने मुझे यह कहते हुए गले से लगा लिया था। वाह मेरी नन्ही परी, तू तो खूब बातें बनाने लगी। हाँ बेटा, पापा हर बात हर काम में पूरी रुचि लेते थे। वे माहौल एकदम खुशनुमा बनाए रखते थे। परिधि ने बातों का रुख वर्तमान की तरफ करते हुए कहा, वह सब तो ठीक है मम्मा, अब आप वैसे ही तैयार होंगी जैसे आप पापा के सामने तैयार होती थी। यह तो मुझसे ना हो सकेगा बेटा। क्यों मम्मा, आप अपनी बेटी का मन नहीं रखेंगी? ओह बेटा, यह बात है, तब मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे परिधि के आज के व्यवहार से अत्यधिक आश्चर्य हुआ। पंकज के जाने के बाद मैंने खुद ही सादगी से रहना पसंद किया था। पंकज को मेरे साथ श्रृंगार का विशेष शौक़ था। उन्हें दिखाने रिझाने की इच्छा से मैं सजती संवरती थी। अब वे ही नहीं रहे तो इच्छा खुद ही विलुप्त हो गई। इसके अलावा समाज का भी ख्याल करना पड़ता है। एक विधवा का परीक्षण समाज कुछ ज़्यादा ही पैनी नज़र से करता है। ऑफिस से लौटकर कॉफ़ी पीते हुए परी ने कहा, मम्मा, कल शाम कोनी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। अरे वह बंगालन कोनी कितना मीठा बोलती है, एकदम रसगुल्ले की तरह। मम्मा, आपकी वह ज़बरदस्त फैन है। कहती है भले ही आंटी कॉलेज में लेक्चरर है, किंतु देखने में एकदम कॉलेज गर्ल सी लगती है। हम शाम को 6 बजे कोनी के घर पर पहुंच गए थे। उसके पापा भी थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। कोनी ने अपने पापा से आग्रह करते हुए कहा, पापा, मुझे और परिधि की थोड़ी ऑफिस का काम है। प्लीज़ आप आंटी को घर एवं अपना टेरेस गार्डन दिखा दीजिए। घर दिखाते हुए कोनी के पापा ने कहा, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वह आपके हाथ के खाने से लेकर आपके सारे तौर तरीकों को बहुत प्रशंसा करती है। आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए तो वह कवित्री ही बन जाती है। पंकज के जाने के बाद अकेली रिधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ये बच्चियाँ बहुत भोली है, अपने भोलेपन से कुछ सोचती है एवं बोलती है। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था आप उससे अधिक प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने कहा तो मैंने चुप रहना ही ठीक समझी। गार्डन और घर बहुत सुंदर है तथा तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है। मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा, आंटी, इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं। उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफ़ी, समोसे, रसगुल्ले,
काफ़ी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपनी अपनी प्लेट लेकर सड़क ली। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों का क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही है। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। मैंने परिधि को फ़ोन कर के बुलाया तो वह हंसते हुए बोली, मम्मा फ़ोन करके क्यों बुला लिया? यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेली कहाँ है? अंकल तो है ना आपके साथ। लगता है आपकी मम्मा को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। ये काफ़ी शांत एवं गंभीर स्वभाव की है, कोनी के पापा ने कहा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, मैंने विदा लेते हुए कहा। आंटी अभी रुकिए, आज डिनर हमारे साथ लीजिए, कोनी ने तत्परता से कहा। आज माफ़ी चाहती हूँ बेटा, डिनर फिर कभी, मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय परिधि ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं ना? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओह मम्मा, आज आप कोनी के पापा से मिली है ना, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही हैं। हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा। और छोड़ ये सब बातें, यह बता कि विशाल का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो विशाल का फ़ोन आने ही वाला होगा। मैं सोती हूँ, गुड नाइट बेटा। इतने में परी का फ़ोन बज उठा। विशाल का फ़ोन आ चुका था। फिर 2 दिनों बाद मैं कॉलेज से लौटकर कॉफ़ी स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी ही थी कि परी का फ़ोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। मेरी फ्रेंड रितु भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, आप मेरी पसंद की गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वह मेरे घर पर आ रही है, मुझे उसके घर थोड़े जाना है जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। अरे घर पर एक मम्मी जैसे रहती है वैसे रहती हूँ। ओ मम्मा, प्लीज़ मेरा मन रख लो, परी ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है। वह मेरे पहुँचने के बाद ही पहुँचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खीज सी हो रही थी कि परी के व्यवहार पर। इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है? परी 6 बजे परी अपनी सहेली रितु के साथ पहुंच गई थी। साथ ही मेरे हम उम्र रितु के सर्जन भैया भी आए थे। परी ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज्ज़ा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। रह गए मैं और रितु के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी। दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया, उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त है। आपने बहुत अच्छा किया, बेटियों का समय से विवाह कर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है, मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह भी नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने के दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा, आप स्वयं को व्यस्त रखिए, कभी कभी बेटियों से उनके घर जाकर मिल आया कीजिए। कहीं न कहीं मन तो लगाना ही होता है, वरना वह तो उदास हो ही जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देख कर आती हूँ। परी के कमरे में दोनों सहेलियाँ गपशप में मस्त थी।
मैंने रितु का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद परी 2-4 इधर उधर की बातों के बाद बोली, मम्मा, रितु के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं। उनका अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, वे दिल के भी बहुत अच्छे हैं। कई गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। करना ही चाहिए। आखिर समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है कि नहीं? हाँ मम्मा, उनका स्वभाव आपसे बहुत मेल खाता है। जिस तरह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं, वे भी। कुछ पल रुककर वह फिर बोली, मामा, वे हैं भी बहुत स्मार्ट। उनको देखकर नहीं लगता कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां होंगी। जैसे आपको देखकर कोई नहीं समझ सकता कि मेरे उम्र की आपकी बेटी है। इतने में परी का फ़ोन बज उठा। वह उसमें व्यस्त हो गई। इस इतवार परी ने अपनी फ्रेंड अवनी के घर चलने का प्रोग्राम बनाते हुए कहा, मम्मा, अवनी का बर्थडे है। उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी है। आपको भी बुलाया है। अच्छा है कि इतवार है। आप चलेंगी ना? बेटा, मैं तुम बच्चियों के बीच क्या करूँगी? तुम ही चली जाना। बस रात में समय से लौट आना। मेरे रहने से तुम लोग खुलकर मस्ती भी नहीं कर सकोगी। मैंने हंसते हुए कहा, ओह मम्मा, वह मुझे कच्चा खा जाएगी। उसने बहुत कहा है कि आंटी को ज़रूर लाना। मम्मा, वह आपसे मिलने का बहाना ढूंढती रहती है। प्लीज़ चलिएगा मम्मा, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, चलूँगी। उसे उपहार क्या देना है? मैं सोचती हूँ वह चांदी और अमेरिकन डायमंड वाला सेट दे देते हैं। ठीक है मम्मा, उसकी मिल्की वाइट रंगत पर जचेगा भी बहुत। इतवार को परी मेरी साज श्रृंगार में लग गई। ऐसा हेयर स्टाइल तो ऐसा मेकअप, ये ड्रेस तो वह ज्वेलरी तो यह सैंडल। बड़ी मुश्किल से बीच का रास्ता अपना कर मैं तैयार हुई। वह मुझे एकटक देखती हुई बोली, सच कहूँ मम्मा, आपसे तो मुझे तक जलन हो रही है। औरों का क्या हाल होगा? ओह मेरी बिटिया, तू बहुत बातें बनाने लगी है। तुझ नव यौवना के सामने मुझ प्रौढ़ा की क्या विसात। फिर तेरा मेरा रिश्ता तुलना करने या ईर्ष्या करने का है भी नहीं। सच कहती हूँ मम्मा, आपकी उम्र में मैं ना जाने कैसी लगूंगी। आपकी फिगर तो परफेक्ट है। ना 1 इंच ज़्यादा, ना ही 1 इंच कम। घर का काम करने के लिए बिंदिया आ गई थी। सो हम माँ बेटी को छेड़छाड़ में विराम लग गया। बिंदिया को काम बताकर मैं परी के कमरे की तरफ आ गई। वह फ़ोन पर लगी हुई थी। बार बार मेरे नाम की ध्वनि आने के कारण मैं ध्यान से सुनने लगी। हाँ यार, मम्मा तो लाजवाब लगती ही है। आज मेरा मन रखते हुए उन्होंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है। गजब ढा रही है यार आज तो। और हाँ, चाचा जी समय से पहुंच रहे हैं ना? हाँ हाँ, उनके पहुंचते पहुंचते मैं और मामा भी पहुंच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। खेल के बहाने मामा और चाचा जी का एक साथ डांस करवा देंगे। यह आइडिया परफेक्ट है ना? ज़रूर बात बन जाएगी। मैं बातें सुनकर अवाक थी। आखिर माजरा क्या है? मैंने परी से कहा। क्या बात है बेटा? मेरे बारे में क्या बात हो रही है? उसकी मानो चोरी पकड़ी गई हो, किंतु स्वयं को संभालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं मम्मा। नहीं बेटा, कुछ बात तो है। यह चाचा जी कौन है? फिर उनके साथ डांस वाली क्या बात है? ओह मम्मा, कुछ भी नहीं। हम फ्रेंड्स तो कुछ भी आपस में बात करते हैं। आप बिंदिया से कहिए कि वह जल्दी काम खत्म करे। हमें निकलना चाहिए। हमें लेट हो रहा है। परी, सबसे पहले अवनी को फ़ोन से कह दो कि हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी। गेस्ट आ गए हैं। यह कुछ भी कारण बोल दो। और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं नहीं जाने वाली। मेरा यह अल्टीमेटम सुन परी एकदम शांत मुझे एकटक दिखने लगी। मैंने उसे गले से लगाकर स्नेह से कहा, क्या बात है बेटा? जब से मैंने तेरी शादी पक्की की है
तब से मैं देख रही हूँ तू मेरी सास श्रृंगार पर बहुत ध्यान देने लगी है। फिर कभी किसी के विधुर पापा तो कभी सर्जन भैया, फिर आज यह चाचा जी। बात क्या है बेटा, तेरे दिल में क्या चल रहा है? अपनी मम्मा को नहीं बताएगी? परी ने धीरे से कहा। मम्मा, मुझे आपकी बहुत चिंता है। मेरी शादी के बाद आप एकदम अकेली हो जाएंगी। मैंने आपको इन लोगों से इसीलिए मिलवाया कि आप इनमें से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मम्मा, हर उम्र में अपने हम उम्र साथी की आवश्यकता होती है, जो हमारी बात सुने और समझे, जिसके साथ हम सुख दुख बांट सके। जीवन जीने का कुछ उत्साह तथा मकसद तो होना चाहिए ना मम्मा, उसने झिझकते हुए कहा। मम्मा, आपने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति तत्परता से की है, कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। किंतु मैंने आपके अकेलेपन के लिए भी कभी सोचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। घर में किससे बात करेंगी? आज मुझे यह बात बहुत कचोटती है कि आपने मेरे लिए अपनी इच्छा का दमन कर लिया होगा। प्लीज़ मम्मा, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का। अरे बेटा, तू मेरे लिए कितना सोचती है। एक बार तो मुझसे कहा होता। देख बेटा, पंकज की मृत्यु के बाद मेरे सारे हितैषियों ने मुझे पुनर्विवाह की सलाह दी थी, किंतु मैं स्वयं को दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक तो दिलो दिमाग में पंकज ही छाए हुए थे तथा कई बार अकेलेपन से घबराकर पुनर्विवाह का विचार करती तो यह भय उठ खड़ा होता कि नया जीवन साथी मेरी परी को या परी अपने नई पापा को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा पढ़ने सुनने को कभी कभी मिल जाता है कि सौतेला पिता जवान होती सौतेली बेटी पर ही बुरी नज़र रखने लगता है। मेरी परी को किसी तरह का कष्ट हो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो अपनी परी का सही पालन पोषण कर एक योग्य नागरिक बनाना था। सो मैंने पुनर्विवाह का विचार ही छोड़ दिया था। मैंने रहस्य खोलते हुए कहा। बेटा परी, जब आज यह विषय तूने छेड़ ही दिया है तो मैं तुझे अपने जीवन की एक सच्चाई बता देना उचित समझती हूँ। मेरे कॉलेज में रमेश जी गणित के प्रोफेसर हैं। तू उनसे कई बार मिल चुकी है तथा उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। और तुझे मालूम ही है कि 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनको दोनों बेटे पवन और पीयूष अमेरिका में सेटल हो गए हैं। उन्हीं रमेश ने मुझसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने भी उन्हें यह कहते हुए सहमति दी थी कि मैं परिधि के शादी के बाद ही आपसे शादी कर सकूंगी। मुझे लगा था कि मेरी बिटिया असहज ना महसूस करे, किंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी बिटिया मेरे लिए वर की तलाश कर रही है। मैंने ये सब परी की आंखों में झांकते हुए कहा। परी प्रश्न चित्त मुद्रा में बैठी मुझे निहारने लगी। मैंने कहा, रमेश जी काफ़ी सभ्य एवं शालीन स्वभाव के हैं। उनका सही स्वभाव मुझे आकर्षित कर गया। उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने तेरी शादी तक इंतज़ार करने को कहा। हाँ, जब मैं तेरी शादी तय करने लगी तब उन्होंने मुझसे कहा, रिद्धि, हम साथ हो जाते हैं। यह जिम्मेदारी ज़्यादा कुशलता से पूरी कर सकेंगे। किंतु मैं हाँ नहीं कर सकी। तेरी सकुचाहट थी मुझे। यह सत्य है कि पिछले लगभग 2 सालों से हम अपने दिल की बातें आपस में कह लेते हैं। पारिवारिक मुद्दों पर भी हम खुलकर बातें करते हैं। उनके दोनों बेटों ने उनसे फ़ोन पर बात करनी तक बंद कर दी है। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हैं। रमेश जी उन लोगों के व्यवहार से बेहद दुखी भी है। मैं अपनी समझ एवं सामर्थ्य से उन्हें सांत्वना देती हूँ। उनका अकेलापन मुझे भी अखर जाता है। दिल करता है उनका हाथ थाम लूँ। मैं आज सब बोल देना चाहती थी। जब मैंने तेरे लिए विशाल को पसंद किया, उन्हें विस्तार से सब बताया, किंतु वे विशाल को देखना एवं उनसे मिलना चाहते थे। इसी विचार से मैंने विशाल से मिलने के लिए
एक सेंट्रल मॉल को उचित समझा एवं उन्हें भी वहां बुला लिया, जिससे वे भी उसे परी ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मा 1 मिनट, मुझे अच्छे से याद है उस दिन मॉल में रमेश अंकल भी मिल गए थे। हम सब ने समझा यह मात्र सुखद इत्तेफाक है, किंतु वह आपका और अंकल का तय प्रोग्राम था। एम आई राइट मम्मा? एब्सोल्युटली राइट बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। अंकल हमारे साथ पूरे समय रहे थे तथा उन्होंने विशाल से एवं उसके मम्मी पापा से भी खूब बातें की थी। मम्मा, विशाल व उसके परिवार को भी अंकल बहुत पसंद आए थे। मम्मा, अब आप उन्हें सहमति दे दीजिए। अब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तथा पूरे उत्साह एवं समर्पण से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। परी ने अति उत्साह से कहा, ठीक है बेटा, यही सही। मेरे कॉलेज में सारे सहकर्मी हमारे रिश्ते से परिचित हैं, हमारे शालीन व्यवहार की सभी प्रशंसा करते हैं तथा हमारे निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। किंतु बेटा, मुझे तामझाम नहीं चाहिए। कुछ अपने परिचितों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली जाए। मैंने अपनी विचार रखे। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो अपने पापा का साथ चाहिए। कितना मज़ा आएगा मम्मा, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। कहते हुए वह मेरे गले लग गई। मैंने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, चल बेटा, अवनी की बर्थडे पार्टी में चला जाए। 2 बार उसका फ़ोन भी आ चुका है, वह हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हम दोनों हंसते हुए कार में जा बैठी और कुछ ही देर में दोनों अवनी के बर्थडे पार्टी में थे। आज हम दोनों के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीरें नहीं दिख रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।